हेलो 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 मेरी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। आज की क्लास बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव, साथ में आपके एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। लेकिन उससे पहले बता दें कि पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेंडरी साइट का मियोसिस सेकेंड क्यों नहीं हो पाता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया और बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि बच्चों उसका खुद का उसके पास क्या नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होता है ना। यानी उसका तारक का खुद का नहीं होता, इसलिए वो स्पर्म का वेट कर रहा होता है और इसलिए जो है उसमें डिवीजन नहीं हो पाता, मियोसिस सेकेंड नहीं हो पाता। उसके बाद हम अगली जो आगे हम कंटिन्यू पढ़ाए थे, तो उसमें आपको पता होगा आर्तव चक्र पढ़ाए थे हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जब फीमेल में जब गर्भाशय जो अंतः स्तरीय दीवार होती है यानी इंडोमेट्रियम वॉल होती है, जब वो डीजनरेट कर जाती है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वो लगभग 28 से 29वें दिन के बाद वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। तो उसी को हमने क्या बोला, यानी कि ब्लड के साथ जो सेकेंडरी साइट होता है वो ब्लड के साथ रिलीज हो जाता है, उसी को ऋतुस्राव कहते हैं, है ना। उसी को ऋतुस्राव कहते हैं। और गर्भाशय में हर महीने जो है बदलाव होते रहते हैं, यानी एक ऋतुस्राव से दूसरे ऋतुस्राव के बीच में गर्भाशय में बहुत सारे बदलाव होते हैं। उसी को हम ऋतुस्राव चक्र यानी आर्तव चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा था, है ना। तो चलिए फिर से आज की क्लास में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज का क्वेश्चन बच्चों है कि आप हमें ये बताएंगे कि जो एक फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किस एज में स्टार्ट होता है और उसे क्या कहते हैं, और किस एज में स्टॉप होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया है ना। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पिछली क्लास से कनेक्ट करके है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किस एज में स्टार्ट होता है और किस एज में स्टॉप होता है और क्या क्या होता है। हम उसके एक एक पॉइंट को कल जो पिछली क्लास में थोड़ा सा समझा था, आज हम एक एक पॉइंट को बहुत आसानी से समझेंगे, है ना। तो आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आराम से पूरे लेक्चर को फिनिश करिए और अंत तक बने रहिए और आसानी से एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर देंगे। बच्चों बता दें कि जो आज यहाँ पर फिगर आपको दिखाया जा रहा है, ये फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में है और एनसीईआरटी बुक में आप अगर फोकस करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो फिगर में क्या लिखा पड़ा है, क्योंकि बच्चों उसमें हार्मोन के जो हार्मोन है उसके फ्लक्स बहुत हो रहे हैं और हार्मोन किस प्रकार से, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, आज की क्लास में हम बच्चों उसको ही देखने वाले हैं और उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बच्चों हम क्लियर कर देते हैं, जैसे हमने जो ये फिगर ड्रॉ किया है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि फीमेल में हार्मोन कहां से और किस प्रकार से रिलीज होते हैं। तो पहले ही हम उसको क्लियर कर दें। तो बच्चों जैसे कि मेल में आपको याद होगा हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकल रहा था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो फीमेल में भी वैसे ही होगा, यानी कि हम यहां पर लिख रहे हैं, फोकस करिएगा आप लोग, जगह थोड़ी कम है। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकला था बताएंगे आप हमको, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये GnRH अग्र पीयूष ग्रंथि से, कहां से, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दें, GnRH। तो ये GnRH किस पर काम करता है, आपको याद होगा, एंटेरियर पिट्यूटरी पर, एंटेरियर पिट्यूटरी पर यानी अग्र पीयूष ग्रंथि पर। अग्र पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन बच्चों निकलते हैं, ये तो क्लियर होगा ना आपको। दो हार्मोन, एक निकलता है LH और दूसरा निकलता है FSH। LH और FSH, जिसका इसका इंग्लिश पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसका नाम है, क्या नाम है इसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
बच्चों यहां तक तो मेल में भी सेम था, यानी कि हमने पुरुष में पढ़े थे बच्चों, वहां पर भी इतना सेम था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर एफएसएच मेल में याद होगा आपको, पुरुष में याद होगा, तो वो क्या कर रहा था, सर्टोली सेल को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे वो प्रोडक्शन करके किसका प्रोडक्शन कर सके, नरिशमेंट का प्रोडक्शन कर सके। लेकिन यहां पर बच्चों, यहां पर होता क्या है कि ये एफएसएच काम करता है किस पर, फॉलिकल पर। इसके यफ से पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल को बना रहा था, वहां पर कुछ क्लियर नहीं होता था। ठीक है, हम इसको अलग कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो ये फॉलिकल पर काम करता है। अब ये फॉलिकल क्या होता है, कल पढ़ाए थे आपको ना, फॉलिकल वाला जो हम oogenesis के प्रोसेस में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, है ना, ग्रेफियन फॉलिकल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। तो ये जो एफएसएच है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों, वो फॉलिकल को मैच्योर कराता है, मतलब फॉलिकल को ग्रोथ कराने में मदद करता है। जब ये फॉलिकल मैच्योर होता है बच्चों, तो यहां से रिलीज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और उसके बाद ये फॉलिकल आगे जब कार्पस ल्यूटियम में बदलता है, तो यहां से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। आगे हम क्लियर करेंगे इसको, तो ये बताएंगे आपको फॉलिकल से, आप यहां पर प्लस करके प्रोजेस्टेरॉन भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, यहां पर फोकस करिएगा और क्लियर कर लीजिएगा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है बच्चों, ये फॉलिकल के कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद बनता है। अभी हम क्लियर कर देंगे ये क्या बता रहे हैं हम आपको। एलएच जो है, इसका एक मुख्य काम है ओवुलेशन, ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग, यानी कि ओवरी से सेकेंडरी oocyte जो है फैलोपियन नलिका में आ जाए, इसका काम है एलएच का। तो बच्चों इतना प्रोसेस आपको याद करना है, और अगर फीमेल के जो है हार्मोन के बारे में अगर पूछ ले, तो आपको ये पूरा चार्ट आपको बना के वहां पर राइट कर देना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में स्टार्ट तो हो ही गई है ना, हम भी क्या मजाक कर रहे हैं, अच्छा मजाक कर लेते हैं तो स्टार्ट हो ही गई है, और हम आज डिस्कस कर लेते हैं आर्तव चक्र का जो सिस्टम है, वो किस प्रकार से किस स्टेज में जाकर एक फीमेल का ओवम जो है रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। क्योंकि पिछली क्लास में आपको याद होगा, हमने बताया था कि आप अगली क्लास में जान जाएंगे कि किस दिन जो है चांसेस ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के, कि स्पर्म अगर पहुंच जाए तो ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा। आज की क्लास में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, पहले क्लियर कर देते हैं, जो फीमेल होती है उस फीमेल में जो एग का ओवुलेशन होता है, यानी कि जो आर्तव यानी मेंस्ट्रुअल चक्र जो चलता है, उस दौरान यानी हर महीने उनमें जो है 4 जगह कार्य चल रहे होते हैं, मतलब उनके बॉडी के 4 जगह पर जो है कार्य चल रहे होते हैं, डिफरेंट चेंजेस हो रहे होते हैं। कौन कौन से वो स्थान है बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा गर्भाशय घटना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटेराइन इवेंट्स। ठीक है, गर्भाशय घटना बच्चों यानी गर्भाशय के अंदर गर्भाशय का निर्माण हो रहा होता है, तो पहली घटना ये हो जाती है। दूसरी बच्चों, अंडाशयी हार्मोन स्तर यानी ओवेरियन हार्मोन जो है लेवल। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन लेवल, यानी कि ये जो फेज है, ये मतलब ये दूसरा जो फेज है बच्चों, वो कहां चल रहा होता है, ओवरी के अंदर यानी अंडाशय के अंदर चल रहा होता है। और तीसरा है बच्चों अंडाशयी घटना, मतलब कि ओवेरियन इवेंट्स, यानी कि जो फॉलिकल बनना, ओवम का बनना, मतलब जो सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का बनना। तो मतलब कि यहाँ ओवरी में दो घटनाएं चल रही हैं, एक घटना गर्भाशय में चल रही है और एक घटना पीयूष हार्मोन स्तर यानी कि उनके जो है ब्रेन में चल रही होती है बच्चों, मतलब पीयूष ग्रंथि में चल रही होती है। तो ये क्लियर कर देते हैं बच्चों कि आर्तव चक्र जब भी मतलब उनके मतलब एक फीमेल है, फीमेल में हर मंथ जो है उनके शरीर में 4 जगह आर्तव चक्र के लिए घटनाएं चल रही होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ
पड़ेगा, बट कोई टफ नहीं है। टफ उनको लगेगा बच्चों जो ये समझते हैं कि बायोलॉजी क्या है, रटने वाला है। अगर आप मेरे साथ बने हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, एक एक वर्ड के मतलब को समझना चाहते हैं बच्चों, तो अभी आपको सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जितना पता चल गया ना कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनके शरीर में 4 जगह यानी 4 घटनाएं चल रही होती हैं। एक चल रही होती है गर्भाशय के अंदर, दूसरी 2 चल रही होती है अंडाशय के अंदर, एक अंडाशयी हार्मोन, और उसके बाद एक अंडाशय में प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte ये सब बदलते रहते हैं, और उसके बाद एक जो है चल रही होती है ब्रेन में, उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड में चल रही होती है बच्चों, है ना। तो ये 4 घटनाएं होती हैं। अब हम एक एक घटनाओं को हम डिस्कस करते हैं बच्चों, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। अब यहां पर बच्चों अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहां पर लिखा है डे, या फिर अपने एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए, वहां पर आपको दिवस लिखा होगा। दिवस में 1 से लेकर 28-29 दिन यहां पर लिखा है। उसके बाद यहां पर ऑब्लिक करके फिर से 1 स्टार्ट हो चुका है। मतलब बच्चों ध्यान से सुनिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा जो चक्र होता है वो किस प्रकार से होता है। इन द फीमेल में जब मतलब पहले दिन जब जैसे ही पीरियड्स आते हैं, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही स्टार्ट होता है, वो उनका फर्स्ट डे होता है। यहां पर फोकस करेंगे तो आप देखने को मिलेगा आपको, ये उनका कौन सा डे होता है, फर्स्ट डे होता है। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर रजो दर्शन यानी माहवारी, ठीक है, रजो दर्शन मतलब माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुएशन, यानी कि यहां पर जो है ऋतुस्राव प्रारंभ हो गया है बच्चों। तो यहां पर ये देखिए जो ब्लैक कलर का दिखाया गया है, तो पहले ही दिन से क्या होने लगता है, गर्भाशय के अंदर से अगर सेकेंडरी oocyte जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो उस दौरान उनमें जो है ब्लड के थ्रू जो है वो जो सेकेंडरी oocyte होता है वो शरीर से रिलीज होने लगता है। ये लगभग कितने दिन तक चलता है, 3 से 5 दिन तक चलता है बच्चों। मतलब फीमेल के शरीर से ब्लड का रिलीजिंग जो है बच्चों वो 3 से 5 दिन तक चलता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद बच्चों अगला फेज स्टार्ट होता है, मतलब कि ये पहले डे से स्टार्ट, जब यानी पहले दिन ब्लड का रिलीजिंग हुआ वो पहला दिन उनका काउंट हो जाता है। ठीक है, उस दिन से 28-29 दिन बाद फिर से दूसरा जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। यानी कि जैसे ही ब्लड का रिलीजिंग स्टार्ट हुआ, ऋतुस्राव स्टार्ट हुआ, उनका फर्स्ट डे होता है, और उस डे से अगले डे जब मतलब अगले दिन का मतलब अगले महीने में जब स्टार्ट होगा फिर से अगेन, तो वो उनका दूसरा ऋतुस्राव चक्र स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि ये 28 से 29 दिन तक का होता है, लेकिन अलग अलग फीमेल में वेरीज करता है, क्योंकि हो सकता है कुछ फीमेल जो है वीक हो तो उनमें जो है ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, कुछ में स्ट्रेस की वजह से कम हो जाता है, यानी कि तनाव की वजह से कम हो जाता है। तो अलग अलग फीमेल में ये जो फेज चलते हैं बच्चों वो अलग अलग होता है। लेकिन अभी हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं आगे। तो ये तो समझ गए कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उनका फर्स्ट डे होता है, और उस दिन से अंत डे मतलब जब अंतिम दिन के बाद यानी फिर से जब अगेन स्टार्ट होगा तो फिर से वो उनका एक जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड था वो समाप्त हो जाता है, यानी आर्तो चक्र एक समाप्त होता है, अगला आर्तो चक्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक, गर्भाशय घटना में आप थोड़ा सा समझ लिए हैं कि ऋतुस्राव फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। अब उसके बाद अंडाशयी हार्मोन स्तर, अंडाशय के अंदर 2 हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले बच्चों हम यहां पर बात कर लेते हैं पीयूष हार्मोन स्तर, क्योंकि हाइपोथैलेमस से पहले सबसे पहले देखिए क्या होता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन को मैसेज पीयूष ग्रंथि को मैसेज करता है किसके थ्रू बताइए, जीएनआरएच के थ्रू। जीएनआरएच जैसे ही आता है वहां से 2 हार्मोन रिलीज करता है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच बच्चों क्या काम करता है, एफएसएच अभी हमने आपको बताया, एफएसएच का काम क्या है, फॉलिकल को मैच्योर कराना। तो आपको पता है कि प्राइमरी oogonia बनता है, oogonia के बाद प्राइमरी oocyte बनता है। पिछली क्लास रिलेट करिए oogenesis का प्रोसेस। प्राइमरी जो फॉलिकल होता है प्राइमरी oocyte के चारों तरफ उसको क्या कर लेता है, घेर लेता है ना। पहले तो वहां पर डेवलपमेंट जो है फॉलिकल बनते हैं, मतलब वर्धक पुटक उसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसको डेवलपमेंट फॉलिकल कहते हैं। तो ये फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर होता है, किसकी वजह से, एफएसएच यानी जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एफएसएच हार्मोन है उसकी वजह से फॉलिकल क्या होने लगता है, मैच्योर होने लगता है बच्चों।
अब उसके बाद मतलब कि वो डेवलप होने लगता है। और आपको इतना तो पता होगा कि प्राइमरी बनता है, सेकेंडरी बनता है, टर्सरी बनता है ना। और लगभग ओव्यूलेशन से 36 घंटे से 48 घंटे पहले जो है ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है और सेकेंडरी मतलब प्राथमिक मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। जो लोग इससे पहले का लेक्चर देखें वो समझ पा रहे हैं हम जो क्या कहना चाह रहे हैं। जो लोग डायरेक्टली इसको देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा बच्चों। तो हम जो कह रहे हैं वो सब पिछले क्लास में सब कुछ एक एक को डिस्कस किए हैं। तो यहां पर ये जो डेवलपमेंट जो फॉलिकल होता है वर्धन पुटक जो है ये परिपक्व हो जाता है, यानी मैच्योर फॉलिकल बन जाता है, मतलब कह सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। अब उसी दौरान बच्चों यहां पर देखिए पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन एफएसएच और एलएच दोनों क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। जैसे ही ये मिड ऑफ डे पहुंचता है, मतलब कि कुछ ऐसा मान सकते हैं कि ऋतुस्राव प्रारंभ होने के लगभग 14वें दिन, तो ये परिपक्व जो पुटक होता है, मतलब जो मैच्योर पुटक होता है वो पूरी तरीके से मैच्योर होता है। और उस दौरान बच्चों देखिए फोकस करिए एलएच अपने पीक पोजीशन पर है। एलएच हार्मोन अपने पीक पोजीशन यानी सबसे ज्यादा रिलीज होने लगा। कौन सा हार्मोन? एलएच हार्मोन। तो एलएच का काम क्या है बच्चों? ओव्यूलेशन कराना, मतलब अंडोत्सर्ग कराना, मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकालना किसका काम है? एलएच का काम है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर फोकस करेंगे, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहां पर एलएच जो है ये अपने पीक पोजीशन पर होता है। किस समय? मिड ऑफ डे, यानी कि कुछ 13 से 14वें दिन है ना, 13 से 14वें दिन अपनी मिड पोजीशन पर होता है। कह सकते हैं 13वें दिन मुख्यतः 13 से 14वें दिन यहां पर ये अपनी मिड पोजीशन पर होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। कौन? एलएच। ये एलएच का ग्राफ है बच्चों। एलएच जो है अपने मिड पोजीशन पर, एकदम हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। जब ये हाईएस्ट पोजीशन पर होता है तो यहाँ ग्राफियन यानी कि जो ये मैच्योर फॉलिकल है, इस मैच्योर फॉलिकल से ये जो सेकेंडरी oocyte है बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब फोकस करिए, तो जब एलएच अपने पीक पोजीशन पर होता है तो उस दौरान एफएसएच भी देखिए यहां पर अपने पीक पोजीशन पर है। यानी कि दोनों हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले दोनों हार्मोन हैं वो मिड ऑफ डे क्या होते हैं? अपने पीक पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, अपने पीक पोजीशन पर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी अंडोत्सर्ग हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर आ जाते हैं अंडाशयी हार्मोन के बारे में। आपने तो ये अंडाशयी घटना समझ लिया कि एफएसएच क्या करने लगता है? धीरे 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 फॉलिकल को बढ़ाने लगता है। जब बच्चों आपको इतना तो पता होगा, जब फॉलिकल बढ़ता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है। फॉलिकल बढ़ता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। हमने पहले ही इस चार्ट को इसलिए पहले बना दिया था। ठीक है, तो देखिए यहां पर जब ये एफएसएच धीरे 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 फॉलिकल को बढ़ा रहा है, मतलब फॉलिकल जो है डेवलपमेंट यानी वर्धन पुटक से जब परिपक्व पुटक बन रहे हैं, तो इन फॉलिकल का यानी ये फॉलिकल क्या काम करता है? फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाता है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करता है। फिर से क्या बताया हमने कि ये जो फॉलिकल होता है बच्चों, ये एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करता है? ये बढ़ाता है। इसका मतलब यहां फोकस करिए कि एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्तर जैसे जैसे पीयूष ग्रंथि से बड़ा मतलब ज्यादा होता है, वैसे वैसे ये फॉलिकल अपनी संख्या बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, ये जो फॉलिकल होते हैं अपनी संख्या बढ़ा रहे होते हैं। जैसे जैसे फॉलिकल अपनी संख्या बढ़ा रहे होते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा बढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि फॉलिकल से ही तो एस्ट्रोजन निकल रहे हैं, है ना। इतना क्लियर हो गया। और जैसे ही एफएसएच अपने पीक पोजीशन पर होता है, वैसे एस्ट्रोजन भी देखिए यहां पर अपने पीक पोजीशन पर है कि नहीं है? एस्ट्रोजन भी अपने पीक पोजीशन पर है ना। और उसके बाद एलएच जब मतलब एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन तीनों अपनी पीक पोजीशन पर होते हैं, ऐसी स्थिति में मिड ऑफ डे यानी कि कह सकते हैं कि मिड ऑफ मंथ जो है क्या हो जाता है? यहां पर ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। और सेकेंडरी oocyte निकलकर कहां जाता है? आपको पता होगा, है ना। मियोसिस उसका फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है सेकेंडरी oocyte के रूप में, वो बाहर निकलकर कहां जाता है? फैलोपियन नलिका में चला जाता है। अब जो फॉलिकल बना था बच्चों, ये जो फॉलिकल देखा, अभी हम एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में बात की, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात नहीं की है। यहां पर हमने प्लस करके लिखा है, अभी हम क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, अभी जो फॉलिकल था यहां से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, फॉलिकल अलग हो गया। ये फॉलिकल आगे ये फॉलिकल डेवलप होता है। ये फॉलिकल डेवलप होता है, क्या बनाता है? वर्धनशील पीतपिंड, मतलब समझिए इसका इंग्लिश है कार्पस ल्यूटियम।
कार्पस ल्यूटियम, जिसको साइड में लिखना है वो लिख लेगा वहीं पर, कार्पस ल्यूटियम, है ना। बहुत आसान है इंग्लिश इसका, इसीलिए इंग्लिश हम बार बार कहते हैं कि पढ़ लीजिए, बहुत आसान होती है। वर्धनशील पीतपिंड है इसका हिंदी, और इंग्लिश में इसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। मतलब ये जो फॉलिकल यहाँ पर मैच्योर हुआ था, ये फॉलिकल जब अंडोत्सर्ग होने के बाद सेकेंडरी साइड ये अलग हो गया, और जो ये फॉलिकल ये अलग हो गया। जब ये अलग होता है तो ये बदल जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में, यानी वर्धनशील पीतपिंड में बदल जाता है। और उसके बाद बच्चों क्या होता है, ध्यान से फोकस करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा है, नहीं बढ़ा है ना। देखिए यहाँ पर हमने प्लस प्रोजेस्टेरॉन लिखा है, हमने कहा था कि अगर हम क्लियर करेंगे प्रोजेस्टेरॉन बाद में रिलीज होता है, तो ये बाद में रिलीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होता है, और प्रोजेस्टेरॉन का वर्क है बच्चों कि अंडाशय के जो ओवरी होती है, जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में जो अंतःस्तरीय दीवार जो हर महीने डीजनरेट होती है, उसको पहले मैच्योर कराना है ना। मैच्योर क्यों कराते हैं, पहले यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। यानी जो प्रोजेस्टेरॉन होता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या है, प्रोजेस्टेरॉन जो कल का फिगर याद होगा आपको, जो अंतःस्तरीय दीवार यानी एंडोमेट्रियम वाल होती है, कहां, गर्भाशय की अंतःस्तरीय दीवार को क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्यों स्ट्रॉन्ग बनाएगा बताइए, ताकि अगर स्पर्म पहुंच जाए सेकेंडरी साइट को फर्टिलाइज कर दे, तो वो सेकेंडरी साइट जो है एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए उसको यूट्रस में क्या करना पड़ेगा, इम्प्लांट होना पड़ेगा, है ना, अंतःरोपण होना पड़ेगा उसका। तो इम्प्लांट होगा तभी तो एक भ्रूण जो है एक बच्चे में कन्वर्ट हो पाएगा। इसलिए गर्भाशय अगर तैयार नहीं रहेगा तो क्या बच्चा डेवलप हो पाएगा, बताइए आप हमको, नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रोजेस्टेरॉन पहले रिलीज नहीं हो रहा है, फोकस करिए। प्रोजेस्टेरॉन जो है, क्योंकि अभी धीरे धीरे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्तर, यहाँ पर जो अंडाशय गर्भाशय का स्तर कम हो गया है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि इसको ये समझना था कि गर्भाशय के अंदर ये मैच्योरिटी होने लगती है, क्योंकि अगर बाय द वे अगर सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम मतलब कौन, यहाँ पर गर्भाशय तैयार रहे ताकि वहां पर बच्चा डेवलप कर सके। अब बच्चों प्रोजेस्टेरॉन अभी रिलीज नहीं हुआ, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनता है, मतलब कि ये फॉलिकल जैसे ही मैच्योर होकर कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, कार्पस ल्यूटियम से किसका रिलीजिंग स्टार्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का। और देखिए यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पोजीशन पर पहुंच गया है, प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पोजीशन पर पहुंच गया है, मतलब कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलने लगता है, और एक समय बाद एस्ट्रोजन कम हो जाता है। लेकिन साथ में बच्चों कार्पस ल्यूटियम दोनों का रिलीजिंग करता है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का रिलीजिंग करता है, मतलब दोनों रिलीज होते हैं यहां से। जब ये दोनों रिलीज होते हैं तो यहां पर देखिए एक बार एस्ट्रोजन कम हुआ था, लेकिन फिर से बढ़ जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पोजीशन पर होता है कब, जब कार्पस ल्यूटियम जो होता है क्या होता है, मैच्योर हो चुका होता है, और वहां से प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज कर रहा होता है इन द केस। अब देखिए यहां पर आगे फोकस करेंगे तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कार्पस ल्यूटियम में धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है, मतलब कि खत्म होने लगता है, नष्ट होने लगता है। जब नष्ट होने लगता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन पीक से फिर से क्या हो गया है, डाउन हो गया है। ऐसा कब होता है, ऐसा आप देख सकते हैं आप लगभग 25 से 27वें दिन हो रहा है ना, 25 से 27वें दिन हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज नहीं हुआ, सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में कार्पस ल्यूटियम जो अपने पीक पोजीशन से गर्भाशय को क्या किया था, मैच्योर किया था, गर्भाशय को तैयार किया था कि एम्ब्रियो वहां पर डेवलप हो सके। तो जब वहां फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या हो गया, मतलब धीरे धीरे डीजनरेट हो गया, और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो गया। जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हुआ उसके बाद यहां पर देख सकते हैं धीरे धीरे एस्ट्रोजन का भी स्तर कम होने लगता है, एलएच का भी स्तर कम होने लगता है, और एफएसएच का भी स्तर कम होने लगता है। चारों हार्मोन का जो है स्तर घट जाता है। जब स्तर घट जाता है तो ऐसी स्थिति में जो गर्भाशय की अंतःस्तर दीवार होती है वो डीजनरेट होने लगती है, मतलब कि टूटने लगती है, और जो सेकेंडरी ओसाइट है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे उनके शरीर से, मतलब फीमेल की बॉडी से रिलीज होने लगता है। तो डे फर्स्ट यहाँ पर लिखा भी है, तो फर्स्ट यानी कि फिर से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ, मतलब कि 3 से 5 दिन तक फिर से, यानी ये चक्र हर महीने बच्चों चलता रहता है, हर महीने चलता रहता है ना। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि किस दिन प्रेगनेंसी के ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों। तो ये क्लियर कर लीजिए। यहां पर देखिए डे 14 लगभग ये माना जाता है कि अगर एक महिला में
28 से 29वें दिन यानी नेचुरली प्राकृतिक रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तो चक्र चल रहा है, तो 100% चांस है कि 14वें दिन क्या होगा, 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा, सेकेंडरी साइड बाहर निकलेगा। अगर स्पर्म मिल जाता है 14वें और 15वें दिन यानी 14वें और 15वें दिन तक, कभी कभी 16वें दिन मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर स्पर्म मिल जाता है तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी कि निषेचन कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ ही धीरे धीरे वो एम्ब्रियो में डेवलप होकर बच्चा डेवलप होगा उसके बाद। ठीक है, अगर 15-16 के बाद अगर 17वें दिन अगर स्पर्म मिलता है तब तक एग जो है मर चुका होता है, बच्चों। तो उनमें अगर तब जाके स्पर्म मिलता है, या कह सकते हैं कि नेचुरली से अगर 13 दिन से पहले अगर स्पर्म मिल गया या फिर 17 दिन के बाद स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब जो है एक बच्चा नहीं डेवलप करेगा। प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस कब हैं? 14, 15, 2 दिन तो बहुत ज्यादा है, 16वें दिन कुछ लोग मानते हैं, बट इन द केस हो जाता है यानी 14, 15 यानी 2 दिन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब से चालू हुआ है तब से लगभग 14वें और 15वें दिन की जो अवस्था होती है उस अवस्था में फर्टिलाइजेशन के चांसेस अपने पीक पर होते हैं। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन उस समय ओव्यूलेशन का सेकेंडरी साइड जो होता है वो पूरी तरीके से मैच्योर होता है और तैयार होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे मरने लगता है, मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो उस दौरान देखिए यहां पर ये तैयार हो चुका है, जो ये फोकस कर पा रहे होंगे आपको, गर्भाशय की जो दीवार है, अंतःस्थली दीवार, ये पूरी तैयार है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी फर्टिलाइजेशन अगर 14-15वें दिन में नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में फिर से देखिए यहां पर क्या होने लगता है, ये डीजेनरेट होने लगता है, मतलब कि ये फिर से क्या होने लगता है, टूटने लगता है। फिर से डे फर्स्ट यहां से, यानी कि यहां दिखाया गया, फिर यहां पर दिखा रहे हैं, फिर डीजेनरेट हो जाता है। फिर अगले मंथ में फिर से अगला ओवम आता है, अगला जो सेकेंडरी साइट आता है, अगर वो फर्टिलाइज होता तो ठीक, नहीं होता तो फिर से अगला चक्र प्रारंभ हो जाता है। और बच्चों पिछली क्लास में हम आपको बताए थे, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, अगर जो है स्पर्म गया है और एग को फर्टिलाइज किया है, तो ऐसी स्थिति में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंबल होता है कि एक फीमेल जो है वो क्या हो, एक फीमेल का जो एग हो चुका है वो क्या हो चुका है, फर्टिलाइज हो चुका है, मतलब वो फीमेल गर्भवती हो चुकी है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग फीमेल में अलग अलग होता है। कुछ में ये 35 दिन का होता है, कुछ में 25 दिन का भी होता है, कुछ में जो है ये 40 दिन भी हो जाता है। तो ओव्यूलेशन का जो डे है वो बच्चों ये कहना फिक्स नहीं है कि 14वें दिन जो है ही ओव्यूलेशन होगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आज स्टार्ट हुई तो आज के बाद, आज से 14वें दिन ही एक जो है ओव्यूलेट होगा और स्पर्म अगर मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होगा। बच्चों अगर उस फीमेल में मान लेते हैं 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, आर्तो चक्र चल रहा है, 30वें दिन के बाद अगले जो है डे मेंस्ट्रुअल ऋतुस्राव चालू होता है और ये हर मंथ में हो रहा है। तो बच्चों वहां पर फोकस ये करना है कि ये डे फिक्स है, मतलब ये 14 दिन से जो आगे का दिन है, मतलब ये 14 दिन फिक्स है, मतलब समझिए यहां पर कि ये जब ओव्यूलेशन होता है एक के बाद का, मतलब समझ जाइए यहां पर कि जैसे आज 1 तारीख है, फॉर एग्जाम्पल आज 1 तारीख है और 1 तारीख है तो अगले 30 तारीख के बाद अगले 1 तारीख को जो है एक फीमेल में ऋतुस्राव चालू होता है। आज 1 तारीख है, आज चालू हुआ, अगले जो है मंथ में 1 तारीख को चालू हुआ। ठीक है, अब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का हो गया बताइए? अब तो हो गया 30 दिन का, हमने तो यहाँ 28 दिन का बताया है ना, 28 दिन का बताया है ना, 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा, तो अब 30 दिन का हो गया, तो अब कब ओव्यूलेशन हुआ होगा? तो बच्चों 14 दिन माइनस कर दीजिए, अगर 30 के बाद 1 को फिर हुआ तो 30 से फिर 14 दिन माइनस करेंगे, 14 दिन माइनस करेंगे तो वो कुछ आ जाएगा कहां पर, 15वें दिन, है ना। इसका मतलब उस फीमेल में 15वें दिन एग का ओव्यूलेशन हुआ है, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उससे 14 दिन पहले एग जो है ओवरी से निकला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक फीमेल में, ठीक है, एक फीमेल में एग का जो ओवुलेशन है, बच्चों फोकस करिए, हम जो बता रहे हैं, एग का जो ओवुलेशन है वो 40 दिन में हो रहा है, एग का ओवुलेशन 40 दिन में हो रहा है।
तो 40 दिन में हो रहा है, तो बच्चों ये जान लीजिए कि ये टाइम फिक्स है, ये 14 दिन फिक्स है। इसका मतलब जिस दिन अगला मेंस्ट्रुएशन यानी अगला जो है ऋतुस्राव प्रारंभ हुआ उसके 14 दिन पहले, उसके 14 दिन पहले ये एग रिलीज हुआ है। इसका मतलब कुछ 26वें दिन रिलीज हुआ है ना। 26 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 होगा ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ 14वें दिन बता रहे हैं आप, तो बच्चों उस महिला में 40 दिन का, यहाँ पर 28-29 दिन है और वहां उस महिला में कितना चल रहा है, उस महिला में 40 दिन का चल रहा है। तो जब 40 दिन का चल रहा तो उससे 14 दिन पहले एग निकला होगा, इसका मतलब 26वें दिन उसमें निकला होगा। तो एग का ओव्यूलेशन टाइम जो है अलग अलग फीमेल में वेरी करता है ना। इस समझ में आ गया आपको, अलग अलग फीमेल में वेरी करता है। हालांकि ये एग्जाम में इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएगा, बट आपको जानना जरूरी था। हम बता दिए कि जैसे ही एग रिलीज होता है उसके 14 दिन बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कि अगर एक फीमेल में अगर डिस्टर्ब हो गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये पता लगाया जा सकता है कि एग कब रिलीज हुआ होगा। तो एग बच्चों कब रिलीज हुआ होगा, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ उसके 14 दिन पहले, चाहे वो 40 दिन का हो, चाहे वो 35 दिन का हो, ठीक है, चाहे वो 30 दिन का हो, तो या चाहे 25 दिन का हो। अगर 25 दिन का रहा होगा तब बताइए कब रिलीज हुआ होगा, बताइए। अगर 14 दिन 25 दिन का रहा होगा तब 11वें दिन रिलीज हो गया होगा, है ना। तो अलग अलग फीमेल में वेरी करता है, लेकिन ये टाइम फिक्स है, यानी कि जब एग रिलीज होगा उसके 14वें दिन अगला जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम वेरी करता है, क्यों, क्योंकि हम इसके आधार पर हम जोड़ के निकाल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर से एक बार हम इस चार्ट को रिवाइज कर देते हैं। तो बच्चों फीमेल में आर्तो चक्र के जो है 4 घटनाएं चल रही होती है। एक ब्रेन में चल रही होती है, पीयूष ग्रंथि में 2 हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH, और एक जो है उनके गर्भाशय में चल रही होती है और 2 उनके अंडाशय में चल रही होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको यहां पर फोकस कर पा रहे होंगे आप लोग। गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय में जो अंतःस्तरी दीवार है वो एक बार जब ऋतुस्राव चक्र जब बंद हो जाता है तो उस मतलब चालू होता है, तो उस दौरान वो अंतःस्तरी दीवार टूट टूट कर निकलने लगती है। वो लगभग 3 से 5 दिन तक चलता है, मतलब कि उनके शरीर से ब्लड रिलीज होता है लगभग 3 से 5 दिन तक, और जिस दिन से रिलीज होता है वो डे फर्स्ट होता है। और उसके बाद फिर से वो 4 से 5 दिन में बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद फिर से वो अंतःस्तरी दीवार तैयार होने लगती है, ठीक है। क्यों तैयार होती है बच्चों, ताकि अगर सेकंड मतलब ओवम जो है वो क्या हो जाए, अगर फर्टिलाइज हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये तैयार रहेगी तभी तो भ्रूण को इम्प्लांट कर पाएगी। तो ये फिर से बनना चालू हो जाती है। गर्भाशय की घटना हो गई। उसके बाद अंडाशय की घटना और अंडाशयी हार्मोन। तो बच्चों इससे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, कौन से, FSH और LH। FSH और LH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH होता है, ये जो फॉलिकल को मैच्योर कराता है, यानी प्राइमरी साइड के चारों तरफ जो है फॉलिकल को मैच्योर कराता है। और ये फॉलिकल जो है किस हार्मोन को रिलीज कराता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को। यहां पर हम बताए हैं फॉलिकल किस हार्मोन को रिलीज कराता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को, ठीक है। तो जैसे जैसे फॉलिकल की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, ठीक है। और जब एक परिपक्व पूटक होता है, यानी कि बहुत ज्यादा फॉलिकल हो जाते हैं, तो उस दौरान एस्ट्रोजन अपने पीक पोजीशन पर हो जाता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन इस फॉलिकल के कारण रिलीज नहीं होता है। ये क्या होता है, एक निश्चित मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। और उसके बाद लगभग ये हम मानते हैं, अगर एक नेचुरली तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है 28 से 29 दिन, तो ऐसा हम मानते हैं कि 14वें दिन जो है, जो मिड ऑफ मंथ में ऐसा माना जाता है कि ये जो LH और FSH है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने पीक पोजीशन पर होते हैं। अच्छा बच्चों ये बताइए, जब FSH अपने पीक पोजीशन पर होगा तो स्वाभाविक सी बात है एस्ट्रोजन भी अपने पीक पोजीशन पर होगा। इसका मतलब ये 3 हार्मोन जो है अपने पीक पोजीशन पर होते हैं, और उस दौरान अंडाशय से क्या होगा, प्राइमरी साइड का मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंडरी साइड के रूप में वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बच्चों बाहर निकलेगा वैसे ही उसको किसके द्वारा कवर कर लिया जाएगा, उसको फिम्बरी द्वारा कैप्चर करके फैलोपियन नलिका में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही फैलोपियन नलिका में पहुंच जाएगा,
कम सेकेंडरी oocyte। यहां पर देखिए ओवुलेशन हो गया, जो है 14वें दिन, ऐसा माना जाता है कि 14वें दिन ओवुलेशन हो गया। जैसे ही ओवुलेशन हो गया तो वो जो सेकेंडरी oocyte है फॉलोपियन ट्यूब में चला गया। अब बच्चों ये जो फॉलिकल मैच्योर हुआ था, ये फॉलिकल अब किसमें परिवर्तित हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम में जैसे ही परिवर्तित होता है वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगता है। यहां तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहां से रिलीज होने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या वर्क है? प्रोजेस्टेरॉन का वर्क है कि जो अंतःस्तरीय दीवार थी किसकी, गर्भाशय की, उसको क्या कर सके, मैच्योर कर सके, ताकि जो है अगर सेकेंडरी oocyte जो गया है, अगर वो स्पर्म पाने के बाद अगर फर्टिलाइज हो जाए तो बच्चा वहां पर जाकर इंप्लांट हो पाए, भ्रूण जो है वहां पर जाकर इंप्लांट होता है। ठीक है, फिर अगर वो सेकेंडरी oocyte अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, फिर बता रहे हैं अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कार्पस ल्यूटियम फिर से क्या होने लगता है? डिजेनरेट होने लगता है, मरने लगता है। जब ये डिजेनरेट यानी मरने लगता है तो ऐसी फिर क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा था वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है, और साथ में एस्ट्रोजन का भी स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है, और एलएच और एफएसएच भी धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं, और जो अंतःस्तरीय दीवार है वो क्या होने लगती है? धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि डे फर्स्ट में पहुंचने के बाद, यानी 29, 28, 29 दिन होने के बाद पहले दिन से फिर से क्या होने लगती है? सेकेंडरी oocyte मर जाता है, और उसके बाद वहां से जो अंतःस्तरीय दीवार है वो ब्लड टूट टूट कर उनके शरीर से बाहर आज निकलने लगती है, जो कि 1 से 5 यानी 3 से 5 दिन तक उनके शरीर से ब्लड रिलीज होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। बहुत आसान टॉपिक था, और आसान अगर नहीं रहा होगा तो पढ़ने के बाद आसान हो गया होगा, है ना। और ज्यादा चांसेस अगर नेचुरली 28 से 29 दिन में अगर उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो ज्यादा चांसेस कब बनते हैं? कब बनते हैं प्रेगनेंसी के? बताइए, ये इतना याद रखना है आपको, प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा बनते हैं जब ओवुलेशन होगा, यानी कि डे 14 में, यानी 14वें दिन ओवुलेशन होगा, और 14वें और 15वें दिन चांस ज्यादा रहता है, और 16वें दिन थोड़ा बहुत, और उसके बाद एक जो है मर जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आपने एक एक पॉइंट को बच्चों हमने क्लियर किया है, और प्लीज आप पूरे हेडिंग को, पूरे टॉपिक को एकदम आराम से, बल्कि वीडियो एक बार और देख लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, एकदम कुछ भी छोड़ना नहीं है, और हम बायोलॉजी को आसान बना देंगे एक एक ट्रिक माध्यम से। साथ साथ हम जो है आसानी से हम एक एक पॉइंट को जो है डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, एक एक वर्ड का मतलब समझा रहे हैं बच्चों। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज, रटने वाला सब्जेक्ट है ना नहीं है ना, अलग चीज समझने वाला है। और आपको आज समझ में आ रहा है कि यार ये चैप्टर जितना हम लोग समझ रहे थे इतना बुरा नहीं है, इसमें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन की दिमाग खाली होने लगता है ना। होता है कि नहीं होता है? हो रहा है ना। तो बच्चों, इस चैप्टर के बारे में या इस टॉपिक के बारे में बहुत रिमोर उड़ते हैं या कोई बात नहीं करना चाहता है। हम पहले ही बताए थे कि जब ये चैप्टर अपने बीच यानी मिड पॉइंट पर होगा तो आपको समझ में आएगा बच्चों कि वाकई में इस चैप्टर में काफी ज्यादा दम है, यानी सब कुछ समझने लायक है ना। तो आपके अंदर का जो पॉइंट्स था, जो दिक्कत थी ना, वो सब समाप्त हो गई। इस चैप्टर को अभी आगे पढ़ने दो और भी समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है, और आप लोग जो है पूरी क्लास को एंजॉय किए होंगे और समझे होंगे। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा, बट डिफिकल्ट नहीं था, मेरे साथ बने थे ना, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया हमने। ठीक है, जहां पर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप हमने पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो पहले चैप्टर को स्टार्टिंग से देखिए, और साथ में अपने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। जो बच्चे अपना नोट्स नहीं बना पा रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, वहां पर 4 चैप्टर का पीडीएफ हमने भेज दिया है, आप जाकर वहां पर भी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने नोट्स को जो है कंप्लीट कर लीजिए। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक करें, है ना। तो आप लोगों को एक पॉइंट समझ में आ गया है ना, तो स्टॉप करें आज की क्लास। थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको अगले चैप्टर जो पढ़ाया जाए आपको एक एक पॉइंट जो है मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।